और आज कारोबार का दूसरा रोज था। हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में हमने तेजी का रुझान देखा और गुज़िश्ता 2 रोज से ये तेजी बरकरार है और इंडेक्स जो है इस वक्त 65,000 की सतह से ऊपर पहुंच चुका है। आज भी 165 पॉइंट्स का इजाफा, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं कि ये 64,000, 65,000 और 66,000 की सतह के दरमियान ही ट्रेड कर रहा है। इससे ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा, जबकि अब IMF के साथ जो अगली किस्त है उसकी मंजूरी भी हो चुकी है। अगले महीने वो किस्त पाकिस्तान को $1.1 अरब की मिलनी है। तो क्या उसके बाद इस इंडेक्स में हम कोई राइज देखेंगे और इसकी क्या वजूहात हैं कि अभी फिलहाल रमजान मुबारक के महीने में हम कोई इसमें बड़ी एक्टिविटी होते नहीं देख रहे। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे ज़फर मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज़ के। ज़फर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि इंडेक्स 64,000, 65,000, कभी 65,500, लेकिन 66,000 के अंदर अंदर ही ट्रेड कर रहा है। इसकी वजूहात क्या है? चंद महीनों पहले हमने देखा था कि बड़ा ऑल टाइम हाई पर मार्केट गई थी और उम्मीद थी कि IMF के साथ जैसे ही एग्रीमेंट साइन होगा, नई किस्त हमें मिलेगी तो मार्केट में एक तेजी देखने में आएगी। आपने सवाल अपने जो तज्जिया दिया उसमें दे दिया है कि रमज़ान में यूजुअली हमारे यहाँ मार्केट है थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं। छुट्टियों भी का कह लें, लोगों का आमद रफ्त का कह लें, फिर जो फंड्स हैं वो सेलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं। तो वो सेलेक्टिव बाइंग में कभी रिफाइनरीज चला रहे हैं, कभी एनर्जी का सेक्टर चल पड़ता है एक दिन। तो मार्केट को इधर स्टेबल होना भी खुशाइन बात है कि अगले हफ्ते से फिर जब रमज़ान ख़त्म होने को शुरू हो जाएगा, लॉन्ग वीकेंड आएगा, ईद की छुट्टियाँ आएंगी, तो उसके बाद हमको रियल लेवल पर मार्केटें नज़र आएंगी। ये तो हो गया रमज़ान के इफेक्ट्स। दूसरा जो इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में 50% लोगों का ख्याल था कि आधा बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट कम करेंगे, आधा % इंटरेस्ट रेट, वो नहीं हुआ। दूसरा जो IMF की नई जो डिमांड्स हैं वो ऐसी हैं कि बहुत ही ज़्यादा ओवर रीचिंग है, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले आएंगी इकोनॉमी पर और बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का इतनी हाई कॉस्ट पर एनर्जी लेना, जो इनका रॉ मटेरियल है गैस और इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि देखिए IMF की जो पहली डिमांडें थी ना वो एक किस्म की रीजनेबल लग रही थी, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान ने भी बहुत सब्सिडियाँ दी। अब सब्सिडी खत्म होने के बाद, टैक्सेशन बढ़ाने के बाद, 2-3 मरतबा इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ाने के बाद अब गैस के प्राइसेस और बढ़ाने की बातें, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार रही हैं। और लोगों को कहता है, लोग ये समझ रहे हैं और सच समझ रहे हैं कि इतनी महंगाई होगी कि फिर अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी कोई उम्मीद नहीं है कि 22% से नीचे करें। तो ये हमारे मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट कंटिन्यूस चल रहा है। सही। तो जबरदस्त, इसका मतलब जो जिस रेल लेवल की आप बात कर रहे हैं वो रेल लेवल भी फिर इसी के आसपास ही रहेगा। 66,000, 67,000 के आसपास ही मार्केट ट्रेड करती रहेगी, चाहे वो ईद के बाद का मौका हो। और फिर जब जो अगले $1.1 अरब पाकिस्तान को मिलने हैं अप्रैल में, तो वो किस हद तक मार्केट पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? उससे कोई मार्केट को राइज मिल सकता है? देखिए, वही देखना है कि क्या रमज़ान के बाद वो अच्छी खबर जो डाइजेस्ट कर गई है मार्केट। मेरे ख्याल में तो डाइजेस्ट कर गई है, इसीलिए मार्केट यहाँ मेंटेनेबल है। अब जो नए टैक्सेस की बातें आ रही हैं और ये जो रियल स्टेट के ऊपर, तो इस्लामाबाद तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, लेकिन इम्पैक्ट क्या आएगा ये अभी किसी को पता नहीं है। दूसरा ये कि अब देखें, वो एग्रीकल्चर की पहले शुरुआत में बात हुई थी कि उन पर टैक्स लगेगा। माइंड ब्लोइंग उन्होंने प्रॉफिट्स किए हैं एग्रीकल्चरिस्ट ने, लेकिन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है अब के वो बात कंटिन्यूस रहेगी कि नहीं। तीसरा जो खबर है वो यही है कि भाई ये हम कर्जा तो ले रहे हैं, लेकिन कर्जे को वापस करने के लिए भी जो इकदामात हैं उसमें तो 100 रुपए की लेवी लगाने की भी बातें इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल पर आ गई हैं, जो इधर महंगाई को इतना होशरुबा ऊपर ले जाएंगे कि बस अभी रिटेल जो दुकानदार है जो रिटेल कर रहे हैं उनको ब्रैकेट में लाना है, तो वो अपने सर पर तो नहीं रखेंगे, वो सब कंज्यूमर पर बहुत ज्यादा महंगाई का पास ऑन कर देंगे। ये सब एक किस्म का आधा तीतर आधा बटेर चलने वाली जो चीजें हैं वो जाहिर है क्लियर कट स्टोरी नहीं आएगी, तो मुश्किल। और मतलब जाहिर है कि अभी तो हुकूमत के इनिशियल डेज हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन से शुरू के 1 महीने 45 दिन 50 दिन में थी, तो वो भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। जो ये मुश्किल फैसले, सख्त फैसले कर रहे हैं, जाहिर है कि उसका पूरा का पूरा एक बर्डन आवाम पर ही पड़ने जा रहा है।
भाई मैं तो आपको इलेक्शन से बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये पहली हुकूमत आएगी जिसके पास हनीमून पीरियड नहीं होगा। पिछली हुकूमतों के पास हनीमून पीरियड होता है, 2-3 महीने तो सेटल डाउन में एक दूसरे के दावतें, हाथ मिलाना, ये सब हो रहा था। अभी तो ये हुकूमत आई है और इसके ऊपर जो इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं वो डिमांडें उनकी बढ़ती जा रही हैं, और ये डिमांडें जो हैं दिखा रहा है कि कितनी वीक और हुकूमत आई है। जैसे जमाली साहब की हुकूमत थी कि वो एक आदमी के ऊपर पूरी हुकूमत का बेस था, अगर वो शख्स हिलता है कहीं पर भी तो गिर जाती है हुकूमत। तो यही हम देखते हैं कि अभी जो सेटलिंग इफेक्ट में भी मुक्केबाजियां हल्की हल्की सब तरफ से चल रही हैं। सही। और जाहिर है जफर साहब, जो सरमायाकार हैं खासतौर पर स्टॉक मार्केट के, वो भी फिर बड़ा मोहतात होकर पूरी सूरत-ए-हाल को देखेंगे कि ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है, ये कब तक चलती है, इनिशियल 2-3 महीनों में ये क्या इकदाम लेती है। तो थोड़ा सा मोहतात रवैया होता है ऐसी जब कोई हुकूमत आती है तो स्टॉक मार्केट वालों का भी वो एक और एवेन्यू खोल देते हैं खेलने को, खिलाड़ी को, शर्तें लगाने वालों को, कि वो इस चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। और आजकल आप देखिए कि सबकी नजरें खबरों पर ही होती हैं कि कहाँ से कौन सी खबर जनरेट हो रही है। इसमें से अच्छी खबर निकालना, बुरी खबर को देख लेना, वही एनालिस्ट का काम है। अब अच्छी खबरों में डार साहब ने जो लंदन में मीटिंग की है उसमें ये भी कहा है कि भाई हमें इंडिया से, बिजनेसमैन कह रहे हैं कि इंडिया से बॉर्डर खोलो, इंडिया से ट्रेड करो, ये अच्छी खबर है। दूसरी जो अच्छी खबर है जो लोगों ने समझी नहीं है कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने कहा है कि अब ये रोल ओवर और किसी फ्रेंडली कंट्री से 1 बिलियन ले लेना और ये सब खत्म करें, वन विंडो IMF से लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी और एक सिस्टम बना लें और उससे निगोशिएट करें और लॉन्ग टर्म भी हो, और वो जो है थोड़े 6 बिलियन की जगह 8 बिलियन तक हो। तो ये दिखा रहा है कि अब कंसिस्टेंसी आ रही है। ये कुछ अच्छी खबरें हैं। बाकी जो खराब खबरें हैं उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्पेशली कराची की, फिर अभी तुर्बत पर जो हुआ है, फिर इससे पहले जो हुआ है बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर, हमने भी अपने एक्शन लिया है, वो एक किस्म का बैक ऑफ द माइंड इन्वेस्टर के चलता रहता है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव के हमारे साथ मौजूद थे। अब टैक्स नेट बढ़ना मामले का हल है या फिर जो टैक्स का बर्डन एक आदमी पर बढ़ता जा रहा है ये इसी तरह बढ़ता रहेगा, और फिर ये आगे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? चूंकि महंगाई भी बढ़ रही है, गैस और बिजली की कीमतें अगर महंगी होती हैं तो ओवरऑल उसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। एक्सपोर्ट्स को किस तरह से बढ़ाना है, कितने सख्त माशी चैलेंजेस इस हुकूमत को दरपेश हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात फारूक साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हुकूमत टैक्स देने वालों का, जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं, उन एतमाद बढ़ा रही है, उनकी तारीफ कर रही है, उनके एजाज में तकरीबात हो रही हैं, तो इससे टैक्स नेट को बढ़ाने में आपको लग रहा है कोई मदद मिल सकती है और हुकूमत को कोई कामयाबी मिल सकती है? देखिए जी, इस वक्त जो हमारा जीएस बहुत ज्यादा अच्छा इकट्ठा हो रहा है। अगर आप इस साल भी देखें तो 7 माह के अंदर तकरीबन 30% हमारे टैक्स रेवेन्यूज बढ़े हैं। लेकिन अगर आप फ्रैंकली देखें, जो आपका डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके अंदर हमें कोई खातर खा अभी तक इजाफा नहीं आ रहा है। आप सिंपल ये देख लें कि कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, कितने लोग हैं जिनके पास घर हैं, और ये सब के सब अभी तक टैक्स नेट में नहीं है। मेरे ख्याल से इसके लिए बड़ी एक जो चीज़ चाहिए वो गवर्नमेंट की विल पावर है और मोटिवेशन है। डाटा गवर्नमेंट के पास सारा पड़ा हुआ है, और एक तो आप देखें जो पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि हम उस डाटा को राइटली यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपके पास बैंक अकाउंट्स का डाटा है, आपके पास गाड़ियों की परचेज का डाटा है, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का डाटा है। नंबर 2 जो प्रॉब्लम है वो आप देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी और उनकी विल पावर कि वो टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करें। NFC अवार्ड आया 2008 में 10 में, उसके बाद आप देखें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इतने पैसे फेडरल गवर्नमेंट से मिल जाते हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है कि वो खुद टैक्स कलेक्ट करे। और जो थर्ड टीयर एक होता है, देखिए 3 लेवल पे टैक्स कलेक्ट होता है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और थर्ड लोकल गवर्नमेंट है। इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेट कोई टैक्स नहीं कलेक्ट कर रही और जो लोकल गवर्नमेंट है वो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। सो अल्टीमेटली ये सारा आपका तकरीबन एक रफ अगर आप तखमीना भी देखेंगे तो 5 to 6 ट्रिलियन के लॉसेज इस वक्त टैक्सेस में हैं।
सही। और डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर है टैक्स कलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इस वक्त मुल्क को जो माशी चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एनर्जी टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, उसमें हम गैस और बिजली की कीमतों को बढ़ता देख रहे हैं। तो ये एक आदमी जो पहले से टैक्स दे रहा है वो टैक्स भी दे, फिर वो बढ़ती हुई कीमतों पर पेट्रोल भी खरीदे, फिर वो गैस और बिजली भी महंगी खरीदे। तो यहाँ कोई एक आम आदमी के लिए कोई रिलीफ पैकेज, कोई ऐसा हल आपको नज़र आ रहा है जो इस हुकूमत के पास ऑप्शन के तौर पर मौजूद हो? आप देखें जी, पाकिस्तान में इस साल भी जो अभी महंगाई जा रही है वो तकरीबन 28% है। दुनिया में महंगाई कम हो गई है, और ये जो हम महंगाई इस वक्त एक आम आदमी फेस कर रहा है, और जो लग रहा है कि अगले साल भी ये महंगाई डबल डिजिट में रहेगी, उसकी बड़ी वजह ये है जो आपने हाईलाइट किया है कि हमारी जो प्राइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की, पेट्रोल की, गैस की प्राइसेस ये बढ़ रही हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बड़ा सीरियस इसके अंदर मिस गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप इस वक्त देखें तो नंबर 1 तो आप देखें गैस हम तकरीबन 30% इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल हम तकरीबन ऑयल जो है वो 90% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके रिजर्व कम हो रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है, आबादी बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से स्टिल जो हमारी इनएफिशिएंसी यूज है गैस का वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप देखें, हम घरों को गैस दे रहे हैं, हमें पता है कि गैस कम हो रही है, लेकिन जो आप देखें पॉलिटिकल पॉपुलिज्म है, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो स्टिल चाहेंगे कि उनके गांव में गैस की सप्लाई लाइंस और बढ़े। जब हमें पता है कि गैस कम हो रही है तो हम इसको इनएफिशिएंट यूज क्यों कर रहे हैं। सेकंड आप देखें सीएनजी, अभी भी हम सीएनजी को दे रहे हैं। थर्ड आप देखें बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जिनको हम सब्सिडाइज गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह आप फर्टिलाइजर को देखें, सीमेंट को देखें। तो हमारा देखें 3 प्रॉब्लम्स हैं कि पहला तो ये है कि हमारा अभी भी जो गैस की एलोकेशन है वो पॉलिटिकल मोटिव्स है, जिस तरह खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम है, इस तरह के हैं। सेकंड अगर आप देखें तो इनएफिशिएंट यूज है, और थर्ड हम अभी भी सब्सिडाइज प्राइसेस दे रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त पावर सेक्टर में तकरीबन 6 ट्रिलियन का हमारा सर्कुलर डेट है, जिसमें तकरीबन हाफ जो है वो गैस सेक्टर से आ रहा है। और डॉक्टर साहब, ये इनएफिशिएंट यूज़ का कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन फिर क्या इस वक्त मौजूद है? अगर ये जो घरेलू सार्फिन है उन कंज्यूमर्स को अगर ये गैस ना दी जाए और वो इनएफिशिएंट यूज़ ना करें, तो फिर उनके पास ऑल्टरनेट क्या फ्यूल होगा? वो किस तरह से फिर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है वो बड़ा इम्बैलेंस है। दुनिया में जो गैस है वो तकरीबन 10 से 15% ऑन एवरेज लोग गैस यूज करते हैं, यानी कंट्रीब्यूट करता है। हमारे मुल्क में तकरीबन इस वक्त भी गैस चूंकि अवेलेबल है, सस्ती है, और पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है चाहे घर है उनको मिल रही है, तो तकरीबन 33% इस वक्त एनर्जी के अंदर गैस यूज हो रही है। तो देखें, हमें पता है कि अगले 10 से 15 साल के अंदर गैस नंबर 1 हमारी कम हो रही है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाना होगा। हमें अपने अप्लायंसेस, हमें इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो, उसकी तरफ जाएं कि जो हमारी प्राइसेस भी कम हों, और हम इनकरेज करें लोगों को कि वो गैस की बजाय बहुत से जो अप्लायंसेस जिस तरह गीजर है, क्योंकि गैस के अंदर डोमेस्टिक कंजम्पशन में देखें तो 80% जो कंजम्पशन है वो गीजर की और हीटर की है। तो ये अप्लायंसेस उस तरफ लेके जाएं। नंबर 1 तो ये हमें स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी होगी। नंबर 2 देखें, हमारे पास इंपोर्ट है। इंपोर्ट के देखें, हमारे बड़े 2 पुराने मॉडल चल रहे हैं। एक तापी देखें, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया मॉडल था, और दूसरा अगर आप देखें तो जो हमने ईरान से गैस लेनी थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 साल में ये दोनों जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो मैच्योर नहीं हुए थे। अगर आप ईरान वाले प्रोजेक्ट को देखें तो हमें 2014 में इसको कंक्लूड करना था कि ईरान ने अपनी तरफ गैस पाइपलाइन बिछानी थी, हमने अपनी तरफ बिछानी थी, और इस प्रोजेक्ट ने एग्जीक्यूट होना था। ठीक है, हम कतर से ले रहे हैं, थोड़ा सा वो महंगा है, हम उसको एलएनजी वगैरह उसकी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी नीड के मुताबिक सफिशिएंट नहीं है। सो हमें ये रिसोर्सेज जो इंपोर्ट के हैं इसकी तरफ फोकस करना होगा। थर्ड, हमें अपना घर सीधा करना होगा। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि इस वक्त हमारे जो 3 इनएफिशिएंसीज हैं, नंबर 1, इसको लेट के मार्केट के मुताबिक चलाएं, रादर दैन के पॉलिटिकली सब्सिडीज देनी है, रादर दैन के गाड़ियों को सब्सिडीज देनी है, कि सीएनजी देनी है, रादर दैन के फर्टिलाइजर, सीमेंट को सब्सिडीज देनी है। इस सारे को फोकस करना होगा। और फोर्थ, जो सुई गैस है, चाहे नॉर्दर्न है या सदर्न है, इनको ठीक करना होगा। एक देखें, बहुत बड़ा जो लॉस से इस वक्त तकरीबन 40 से 45 अरब रुपया एनुअली आ रहा है, वो महकमे की अपनी इनएफिशिएंसीज है, जिसमें थेफ्ट भी हैं, जिसमें सब्सिडीज भी हैं,
और जिसमें इस महकमा के अंदर बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग स्टाफ की एग्जिस्ट कर रही है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी ईरान के साथ आपने जिस पाइपलाइन का जिक्र किया, ज़ाहिर है मनसूबा 10 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था। उस वक्त शायद यूजेज भी कम होता, इन 10 सालों में आबादी भी किसी हद तक बड़ी होगी, यूजेज भी बड़ा होगा। तो ये अब ये 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, अगर ये अगले भी 1-1.5 साल में मुकम्मल हो जाता है, फाल हो जाता है, तो ये किस हद तक पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरी कर सकता है? देखिए, ये तकरीबन हमने उनसे एनुअली $7 to $10 बिलियन एनुअली गैस इंपोर्ट करनी थी ईरान से। और कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो जो हमारी, अगर ईरान से हम गैस परचेज करेंगे तो वो कतर की निस्बत आपको सस्ती पड़ेगी। उसके लिए आपको टर्मिनल प्रिपेयर नहीं करनी, क्योंकि जो इस वक्त कतर से हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अगर देखें तो सबसे पहले आपको उसको शिपिंग करनी है, तो आपको शिपिंग के चार्जेस देने हैं, फिर आपने टर्मिनल प्रिपेयर करने हैं कि उसको लिक्विफाइड कन्वर्ट करने, और फिर आपने उसको लोकल मार्केट में लेके आने। तो गैस अगर आप ईरान से लेके आएंगे तो डेफिनेटली आपकी पाइपलाइन उधर बिछी होगी, इधर बिछी होगी, और आप उसको कनेक्ट कर देंगे। सो डेफिनेटली आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो उसके अंदर इंटीग्रेट होगी। लेकिन अगर आप ईरान से गैस को देखें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता है कि इस वक्त जियो पॉलिटिक्स चल रही है, और वो जियो पॉलिटिक्स बड़ी है। जो इस वक्त मिडल ईस्ट में सर्कमस्टांसेस बने हैं, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि हम गैस ईरान से परचेज करें। और हम सबको पता है कि जो हमने ईरान से अभी तक ये मुआहदा हमारा पेंडिंग जा रहा है, अगरचे इसके ऊपर हमारी पेनल्टी हो सकती है $1 मिलियन डेली, तो उसके पीछे अमेरिका है। अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने देखें 1-2 दफा इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया है, उन्होंने इसको टेंडरिंग की है, लेकिन हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ती कि जो इसके ऊपर इन्वेस्ट करे, क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेटली उस कंपनी को सीज करेगा। तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन देखना चाहिए जिस तरह सीपैक हो सकता है कि लेट इन्वॉल्व कि कोई चाइनीज कंपनी ले आए, क्योंकि चाइना देखें ईरान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को ले आए कि जो हमारे ऊपर इस तरह की लाइबिलिटी ना आए। इस पर मजीद गुफ्तगू के लिए अब्दुल्ला हफीज साहब, तर्जुमान PIA के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, प्रोग्राम के लिए निकाला। तो ये जो 11 रुकनी बोर्ड अब मुकम्मल हुआ है, इसने भी प्राइवेटाइजेशन की अब्दुल्ला साहब तस्दीक कर दी है, क्या राजी है बोर्ड भी प्राइवेटाइजेशन के लिए? बहुत शुक्रिया। देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि PIA का बोर्ड जो है वो गुज़श्ता बोर्ड अपनी मुद्दत जो थी वो 17 अक्टूबर को अपनी तकरीबन कंप्लीट कर चुका था, और उसके बाद से PIA का बोर्ड था नहीं। जितने PIA के मुतल्लिक अहम जो फैसले हैं, जो सिफारिशात हैं, उनकी PIA के बोर्ड से तौसीक होना लाजमी। इसकी वजह से PIA का बोर्ड गुज़श्ता हफ्ते मुकर्रर किया गया, और उसके गैर मामूली इजलास गुज़श्ता रोज मुनक्कद किया गया, जिसके अंदर उन मंसूबों की सरकारी तौर के ऊपर तौसीक दी। सही। और ये जो इसका खसारा है इस वक्त 700 अरब तक जो पहुंच चुका है इस वक्त, अब्दुल्ला साहब, ये इसको उतारने के लिए बोर्ड ने कोई थिंक टैंक बनाया है, कुछ सोचा जा रहा है, कोई लाहे अमल इसका तरतीब दिया गया? देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि PIA के प्राइवेटाइजेशन से मुतल्लिक बड़ा जामे किस्म का मंसूबा है, जो कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट की ज़ेरे निगरानी जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। PIA के जिम्मे वाजिबुल अदा रुकूम जो हैं, उनके मुतल्लिक भी एक पूरा जो प्लान है, जो एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के तहत वो होगा, जो कि ज़्यादातर कर्जा पाकिस्तान के मुख्तलिफ फाइनेंशियल इदारों से लिया गया है, और उस इदारों के ऊपर की मंजूरी भी आपको दरकार होगी उस कर्जे से मुतल्लिक किसी भी किस्म का फैसला करने के लिए। PIA से की जो होल्डिंग कंपनी का तकर्रुर किया गया है वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि जिसके अंदर तमाम कर्जा जा जो कि PIA की बैलेंस शीट के ऊपर हैं, उनको होल्डिंग कंपनी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और एक क्लीन कंपनी जो है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए पेश की जाएगी। और अब्दुल्ला साहब, ये प्राइवेटाइजेशन के बाद का मॉडल क्या होगा? ये क्या बड़े पैमाने पर डाउन साइजिंग की जाएगी, क्या मुलाजमीन को बरतरफ किया जाएगा, या फिर ये जो इस वक्त जो कि सैकड़ों हजारों की तादाद में मुलाजमीन है PIA के, इन सबको आगे कैरी किया जाएगा? प्राइवेटाइजेशन से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? देखें, एक बात हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली बताया है कि PIA के मुलाजमीन के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे, और इस सिलसिले में जितने इकदाम लिए जाने हैं वो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, जो सेफ गार्ड्स क्रिएट करने थे वो किए जा चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे एम्प्लॉइज, क्योंकि पाकिस्तान में एक अच्छा एविएशन, कमर्शियल एविएशन सेक्टर के अंदर स्किल सेट वाले लोगों की कमी है, तो बहुत सारे PIA के एम्प्लॉइज नेचुरली अगले सेटअप के अंदर भी एडजस्ट होंगे। जो एडजस्ट नहीं होंगे वो होल्डिंग कंपनी के अंदर जो है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस सिलसिले के अंदर अभी जो है वो फैसले ऐसे उस तरीके से नहीं हुए। बहुत सारे, जो जितना मैंने आपको कहा कि बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी वंस की पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए, और प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या कोई प्राइवेट पार्टनर आ रहा है
तो जब इसको टेक ओवर करेगा तो उसके बाद के ये सारे जो स्टेप्स हैं जो लिए जाते हैं। सही। और अब्दुल्ला साहब, क्या फोर्स रिटायरमेंट के लिए भी लोगों को मजबूर किया जा रहा है जिनकी मुद्दत मुलाजमत 3, 4 या 5 साल रह गई है, उन्हें कहा जा रहा है कि अब आप अर्ली रिटायरमेंट ले लें? देखें, बहुत शुक्रिया सवाल का इसलिए, बिकॉज मैं आपकी विसासत से इस बात की मैं थोड़ी तस्दीक करना चाहता हूँ। कल गुज़श्ता रोज भी किसी किस्म का कोई ऐसा मंसूबा बोर्ड के मंजूरी के लिए नहीं पेश किया गया कि कुछ यानी 56 साल या 55 साल की उम्र के लोगों को जबरदस्ती मुलाजमत से बर्खास्त किया जा रहा है, उनको रिटायरमेंट में भेजा जा रहा है। इस तरह का किसी किस्म का मंसूबा ना ज़ेर गौर है, और ना ही मुझे ये लगता है कि अगले जो जब तक ये प्राइवेटाइजेशन का स्टेप कंप्लीट नहीं होता तब तक इस किस्म का कोई मंसूबा जो है वो मंजूरी के लिए आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हफीज साहब तर्जुमान मौजूद थे और जो फैसले बोर्ड इजलास में हुए हैं उससे मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।